टीलू चिड़िया, भोलू कौवा और जादुई फूल की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। पेड़ पौधे सूख रहे थे, नदियां तालाब खाली थे, हर तरफ बस धूल ही धूल थी। टीलू चिड़िया अपनी बेटी कुहू को अपने पंखों से हवा कर रही थी, जो प्यास से बेहोश हो रही थी। माँ, पानी, मुझे लग रहा है मेरे अंदर आग लगी है, क्या हम सब मर जाएंगे? कुहू मुश्किल से बोली। टीलू ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। नहीं बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी पानी ढूंढ कर लाती हूँ। सिर्फ टीलू ही नहीं, पूरा जंगल प्यास से तड़प रहा था। कबूतर दादा और मीठी बुलबुल उस पुराने हैंडपंप के पास आखिरी उम्मीद लेकर बैठे थे। वे अपनी चोंच से हैंडपंप के नीचे जमी सूखी कीचड़ को कुरेद रहे थे। सूख गया, सब सूख गया, यहाँ पानी की एक बूंद नहीं बची, बस धूल है, कबूतर दादा उदास होकर बोले। बुलबुल बहन, अब तो मेरे पंखों में उड़ने की ताक भी नहीं बची। लगता है यही प्यास हमारा अंत है। मीठी बुलबुल की भी आंखें सूख गई थीं। कबूतर दादा, मेरा गला इतना सूख गया है कि अब तो रोना भी नहीं आ रहा। कल तक जो जंगल चहचहाता था, आज वहां मौत का सन्नाटा है। अगर शाम तक पानी नहीं मिला तो हम सब यहीं गिरकर दम तोड़ देंगे। तभी पेड़ से एक पीला सूखा पत्ता टूटकर नीचे गिरा और जमीन पर गिरते ही चूरा चूरा हो गया। पक्षी उसे देखकर और सहम गए। टीलू उड़ते हुए चालाक भोलू कौवे के पास गई। भोलू के पास थोड़ा पानी था जो उसने छुपा रखा था। भोलू भाई, एक घूंट पानी दे दो, मेरी कुहू मर रही है। टीलू ने मिन्नत की। भोलू हंसते हुए बोला, अरे वाह, मुफ्त में पानी? ये पानी नहीं, सफेद सोना है। अगर तेरे पास मुझे देने के लिए 2 मोती हैं तो एक बूंद मिलेगी, वरना रास्ता नाप। मेरे पास मोती नहीं है भोलू भाई, पर दुआएं बहुत दूंगी, टीलू ने कहा। भोलू ने टीलू को धक्का देकर भगा दिया। हताश टीलू वैद्य जी के पास गई। वैद्य जी खुद प्यास से बेहाल थे। टीलू, अब साधारण पानी नहीं मिलेगा। पुरानी किताबों में लिखा है कि नीली घाटी में एक जादुई मेघ पुष्प खिलता है। अगर कोई सच्ची माँ उसे छू ले तो वो फूल आसमान को रोने पर मजबूर कर सकता है, वैद्य जी ने बताया। मैं जाऊंगी वैद्य जी, चाहे जान चली जाए, मैं वो फूल लाऊंगी। टीलू ने ठान ली। टीलू उड़ती रही। गर्म हवा उसके पंख जला रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन कुहू का चेहरा उसे रुकने नहीं दे रहा था। उठ टीलू, उड़, अगर तू रुक गई तो तेरी कुहू की सांसें भी रुक जाएंगी। टीलू उड़ रही थी, लेकिन नीचे नन्ही चुलबुली गिलहरी गर्मी से पागल हो गई थी। उसे दूर रेत पर पानी चमकता हुआ दिखाई दिया। पानी, वो देखो पानी, मैं बच गई। चुलबुली दौड़कर वहां पहुंची और मुंह लगाया, लेकिन वहां सिर्फ गर्म रेत थी। ऊपर उड़ रही शैतानी गोरी मैना ये देखकर हंस रही थी। हा हा हा, पागल चुलबुली, वो पानी नहीं, धूप का धोखा है। ऐसे ही दौड़ती रहेगी तो शाम तक सूखकर पापड़ बन जाएगी, गोरी मैना ने ताना मारा। हे भगवान, अब तो आंखों ने भी धोखा देना शुरू कर दिया, चुलबुली ने सिर पकड़ लिया। उधर भोलू कौवे ने वैद्य जी की बातें सुन ली थीं। वो चुपके से टीलू का पीछा कर रहा था। जा जा टीलू, रास्ता तू ढूंढ, फूल मैं तोड़ूंगा। उस जादुई फूल से मैं अपनी मर्जी से बारिश करवाऊंगा और जंगल का राजा बन जाऊंगा। पानी का हर घूंट बेचूंगा। टीलू नीली घाटी की तरफ बढ़ रही थी। तभी आसमान में मंडराती एक खूंखार चील की नजर उस पर पड़ी। वाह, एक थकी हुई चिड़िया, गर्मी में पका पकाया खाना मिल गया, आज तो दावत होगी। चील ने अपने पंजों से टीलू को पकड़ने की कोशिश की, पर टीलू बाल बाल बची और जान बचाने के लिए कैक्टस की घनी झाड़ियों के बीच घुस गई। चील के बड़े पंख वहां नहीं घुस सकते थे। जादुई फूल तक पहुंचने के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। ये चील मेरा यमराज बनकर आए है, टीलू ने सोचा। चील कुछ देर मंडरा कर चली गई। टीलू आखिरकार नीली घाटी में पहुंची। वहां एक अद्भुत फूल था, जिसके चारों तरफ छोटी छोटी बिजलियां चमक रही थीं। हे जादुई फूल, मेरे लिए नहीं, उन प्यासे बच्चों के लिए जागो। जैसे ही टीलू फूल को छूने वाली थी, भोलू कौवा पीछे से आया और उसे जोरदार धक्का दिया। टीलू दूर जा गिरी और उसका सिर पत्थर से टकराया। शुक्रिया रास्ता दिखाने के लिए टीलू, अब ये फूल मेरा है। भोलू ने लालच में झपटकर फूल को पकड़ लिया। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। फूल को छूते ही फूल से काला धुआं निकला और एक जोरदार बिजली का झटका भोलू को लगा। आ, बचाओ, ये तो आग है, मेरे पंख जल रहे हैं। भोलू दूर जा गिरा, उसका शरीर काला पड़ गया। भोलू तड़प रहा था। टीलू मुश्किल से उठी। उसने फूल को देखा। उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसके मन में प्यार था, लालच नहीं। टीलू ने धीरे से प्यार से फूल की पंखुड़ी को छुआ।
हे प्रकृति, हमें जीवन दो। टीलू के छूते ही फूल से एक नीली किरण सीधे आसमान में गई। देखते ही देखते काले बादल घेर आए। टप 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 सूखी जमीन पर पहली बूंद गिरी। पूरे जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कोहू के मुंह में पानी गया, उसने आंखें खोलीं। सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। सूखे पेड़ हरे होने लगे। माँ, पानी देखो माँ, बारिश आ गई, कोहू ने हंसते हुए कहा। टीलू फूल लेकर बाहर आई। भोलू बुरी तरह जला हुआ और भीगा हुआ जमीन पर पड़ा था। टीलू ने उसे भी पानी पिलाया। टीलू, मुझे माफ कर दे, कुदरत की चीजों पर किसी का हक नहीं होता, ये सबके लिए होती है। आज मैंने सीख लिया, भोलू ने पछतावे से कहा। टीलू मुस्कुराई। भोलू, प्यास सबकी एक जैसी होती है। यह बारिश मेरी नहीं, हम सब की है। बारिश की फुहारों के बीच पूरा जंगल जैसे पुनर्जन्म ले चुका था। टीलू चिड़िया ने वो जादुई मेघ पुष्प कोहू के पास ले जाकर मिट्टी में रोप दिया। जैसे ही फूल ने धरती को छुआ, वो गायब हो गया और उसकी जगह एक साफ पानी का झरना फूट पड़ा। देखो कोहू, अब किसी को पानी के लिए सफेद सोने या मोतियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये झरना अब हमेशा बहता रहेगा, टीलू ने कहा। कबूतर दादा और मीठी बुलबुल ने झरने से जी भरकर पानी पिया। भोलू कौवा, जो अब पूरी तरह ठीक तो नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, धीरे से आगे बढ़ा। उसने अपनी चोंच में एक सूखी टहनी उठाई और झरने के पास जमीन साफ करने लगा ताकि पानी का रास्ता ना रुके। टीलू, आज से मैं इस झरने का पहरेदार बनूंगा, पर पानी बेचने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि कोई जानवर यहाँ प्यासा ना रह जाए और कोई इस पानी को गंदा ना करे, भोलू ने वादा किया। नन्ही चुलबुली गिलहरी अब रेत पर नहीं, बल्कि घास पर उछल रही थी। आसमान से अब भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और दूर क्षितिज पर एक सुंदर इंद्रधनुष निकल आया था। सभी पक्षियों ने मिलकर एक सुर में चहचहाना शुरू किया। ये गीत किसी एक की जीत का नहीं, बल्कि पूरे जंगल की एकता का था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रकृति के उपहार, जैसे हवा और पानी, पर सबका अधिकार है। उसे बेचने या उस पर कब्जा करने की कोशिश हमेशा बर्बादी लाती है। हमें मिलकर प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। एक थी प्यारी सी चिड़िया, नाम था टिटली। अपनी बेटी गुंजन के साथ वो जा रही थी नानी के घर। गुंजन बहुत एक्साइटेड थी। मम्मा, जल्दी करो, मैं कब से टोकरी उठाए खड़ी हूँ। टिटली मुस्कुराए। अरे मेरी गुंजन, थोड़ा धीरज रख, सामान तो बांध लेने दे। दोनों माँ बेटी उड़ते उड़ते कबूतर चाचा की दुकान पर पहुंचे। कबूतर चाचा की मिठाई मशहूर थी। टिटली ने कहा, कबूतर चाचा, एक डिब्बा मिठाई का बना दो। कबूतर चाचा बोले, गुलाब जामुन ताजे बने हैं, ज्यादा डाल देता हूँ। गुंजन ने इशारे में माँ को बताया कि नानी को गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं। फिर टिटली ने कहा, और 50 की जलेबी भी दे दो। गुंजन गरम गरम जलेबी देखकर खुश हो गई और रास्ते में ही खाने लगी। थोड़ी देर बाद ऑटो आया और आगे का सफर ऑटो से तय किया। नानी के घर पहुंचते ही नानी ने गरम गरम खिचड़ी खिलाई। गुंजन ने पूछा, नानी, आपको कैसे पता हम आ रहे थे? नानी मुस्कुराई। आज सुबह से ही एक कौवा मंदिर पर कांव कांव कर रहा था। मैंने समझ लिया कि मेरी गुंजन आ रही है, इसलिए खिचड़ी बना ली। नानी का घर थोड़ा टूटा फूटा था, दरवाजा भी। टिटली ने कहा, माँ, दरवाजा टूटा हुआ है। नानी बोली, अरे मुझे ठीक करना था, पर गुंजन की बेटी सुनती कहाँ है मेरी। गुंजन ने शिकायत की, नानी, मम्मा तो बहुत मुश्किल से मानती हैं जब भी आना होता है। अगले दिन गुंजन नानी के साथ जंगल में लकड़ियां लेने गई। नानी, मैं मदद करूंगी, गुंजन बोली। नानी ने सिखाया, छोटी और सूखी लकड़ियां ही इकट्ठी करना। गुंजन बोली, नानी, मुझे पता है, मैं मम्मा के साथ भी तो जाती हूँ। दूसरे दिन टिटली को वापस जाना था। गुंजन, जल्दी करो, ऑटो आने वाला है। गुंजन अपनी नानी की तरफ देखने लगी। नानी ने टिटली से कहा, रानो बेटी, गुंजन को रहने दो, मैं 2-4 दिनों में छोड़ आऊंगी। टिटली थोड़ी हिचकिचाई, माँ, आपको मुश्किल होगी। गुंजन ने जिद की, मम्मा आप जाओ, मैं नानी के साथ आ जाऊंगी, प्लीज मम्मा। टिटली मान गई और अकेली ही वापस चली गई। उसी रात काले बादल छाए और तेज बारिश शुरू हो गई। नानी के घर की छत टपकने लगी। नानी बोली, गुंजन, अपना घोंसला उठाकर दूसरी तरफ रख ले, मैं छत ठीक करती हूँ। गुंजन ने फिर कहा, नानी, मैं मदद करूंगी।
नानी छत पर चढ़ गईं और गुंजन पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर देती रही। नानी ने मजबूती से पत्तों से छत को ठीक किया। हो गया बेटी, नानी बोली। गुंजन बोली, नानी अब यहाँ पानी नहीं आ रहा, मैं अपना घोंसला खिड़की के पास रख लूं। हाँ हाँ रख ले बेटी, नानी ने कहा। सुबह हुई, पर बारिश में रात भर काम करने से नानी को बुखार आ गया। गुंजन, मुझे एक गिलास पानी दे। गुंजन ने पानी दिया और बोली, नानी मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। नानी ने पूछा, अरे मेरी गुंजन, तुझे रास्तों का कैसे पता चलेगा? गुंजन बोली, नानी पिछली बार जब मैं आई थी तो खांसी की दवा लेने आपके साथ गई थी ना। बड़े पेड़ के पास डॉक्टर बुलबुल का घर है, संदूक से पैसे ले लो। गुंजन ने संदूक से 100 रुपए लिए और नानी का छाता लेकर घर से निकल गई। बारिश बहुत तेज थी और जंगल पूरा खाली था। बस एक धूर्त कौवा कलूटा घने पेड़ पर बैठा था। कलूटा ने गुंजन को दूर से आता देख लिया। जैसे ही गुंजन उसके पास से गुजरी, कलूटा बोला, आज तो पार्टी होगी, और उड़कर गुंजन के सामने आ गया। ला, ये पैसे मुझे दे दे, मेरी भी दादी बीमार है, मैंने भी दवा लेनी है। कलूटा ने गुंजन से पैसे छीने और भाग गया। गुंजन बेचारी उसे जाते हुए देखती रह गई। कलूटा, गंदा कलूटा, अब मैं अपनी नानी की दवा कैसे लाऊंगी? तभी गुंजन को अपनी सहेली चिंकी की याद आई जो उसी जंगल में रहती थी। गुंजन वापस मुड़ी और चिंकी के घर की तरफ चल दी। रास्ते में चमचम चाचा खिड़की में बैठकर बारिश देख रहे थे। गुंजन ने पूछा, अंकल अंकल चिंकी का घर कहाँ है? चाचा ने पूछा, चिंकी? कौन चिंकी? गुंजन ने कहा, उसकी मम्मा का नाम टीना है। चाचा बोले, अच्छा अच्छा, टीना की बेटी, वो सामने वाला घर उसी का है। गुंजन ने चाचा को धन्यवाद कहा और चिंकी के दरवाजे पर दस्तक दी। चिंकी की मम्मा ने दरवाजा खोला। आंटी, चिंकी घर में है। चिंकी की मम्मा ने गुंजन को पहचान लिया। अरे तुम गुंजन हो ना, कल ही आई थी, जल्दी से अंदर आ जाओ बेटी। चिंकी और गुंजन गले मिली। गुंजन, मेरी सहेली, तुम अचानक, और वो भी ऐसी बारिश में? गुंजन ने अपनी कहानी सुनाई। मेरी नानी को बुखार है, मैं दवा लेने जा रही थी कि उस बदमाश कलूटा ने मेरे पैसे छीन लिए। चिंकी की मम्मा समझ गईं। उन्होंने गुंजन को पैसे दिए और चिंकी से कहा, चिंकी बेटी, अपनी सहेली की मदद कर, साथ जा दवा लेने। गुंजन और चिंकी दोनों घर से निकली। चिंकी को शॉर्टकट पता था, इसलिए वे जल्दी ही डॉक्टर बुलबुल के घर पहुंच गईं। गुंजन ने नानी की दवा ली। चिंकी बोली, गुंजन अब हम उस रास्ते से जाएंगे, यहाँ से तेरी नानी का घर पास पड़ेगा। गुंजन बोली, मैं तो हर बार ये रास्ता भूल जाती हूँ। वे दोनों उड़ते हुए जा रही थी जब उन्हें झाड़ियों से किसी के बचाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वे आवाज की तरफ गईं तो देखा कि एक बड़ी डाल के नीचे वही कलूटा कौवा दबा हुआ था जिसने गुंजन से पैसे छीने थे। पास ही गुंजन के 100 रुपए भी पड़े थे। कलूटा गिड़गिड़ाया, मुझे बचा लो छोटी चिड़िया, मेरी मदद करो। गुंजन बोली, मैं तुम्हारी मदद करूं ताकि कल तुम फिर किसी बेबस से पैसे छीन लो और जुल्म करो। गुंजन ने अपने 100 रुपए उठाए और एक लकड़ी उठाकर कलूटा के ऊपर रख दी। तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाय। गुंजन और चिंकी हंसती हुई वहां से चली गईं। घर जाकर गुंजन ने नानी को दवा दी। थोड़ी देर में नानी ठीक हो गईं। चिंकी ने कहा, अब मैं जाऊं सहेली? नानी ने कहा, रुको चिंकी बेटी, तुम दोनों बारिश देखो, तब तक मैं तुम्हारे लिए मीठा हलवा बनाती हूँ। फिर दोनों सहेलियां छाता लेकर घर के बाहर बैठ गईं और ढेर सारी बातें की। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और दुख भरी कहानी थी तोते की। मिंटू तोता और उसकी पत्नी पिंकी एक छोटे बच्चे पिच्चू के साथ रहते थे। मिंटू ने कहा, मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारी मम्मा दाना लेने जा रहे हैं, घर में ही रहना और हमारा इंतजार करना। पिंकी बोली, मैं अपने बेटे के लिए लाल मिर्ची लाऊंगी। पिच्चू बोला, मैं आपका इंतजार करूंगा, जल्दी लौट कर आना। मिंटू और पिंकी दाना लेने निकले। आधे रास्ते में ही तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। पिंकी चिंतित हुई, मुझे चिंता हो रही है, अगर ऐसी बारिश में हमारा बेटा घर से बाहर निकला तो भीग जाएगा। मिंटू ने समझाया, तुम चिंता मत करो, मैंने उसे अच्छी तरह समझाया है कि बारिश में हमेशा घर में रहना चाहिए। तभी बारिश के पानी में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। शायद कोई है, कोई हमारी तरफ आ रहा है। पिंकी बोली, नहीं पिंकी जी, ये बारिश का पानी है जो पत्तों पर गिर रहा है। मिंटू ने कहा,
लेकिन आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई। एक जालिम शिकारी, जिसका नाम था धूर्तनाथ, तेज बारिश में भी नहीं रुका था। वह पेड़ के पीछे आकर पिंकी को निशाना बना रहा था। पिंकी बोली, पति जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना। मिंटू ने कहा, आपको कुछ नहीं होने वाला, हर वक्त ऐसी बातें न किया करें। तभी धयम की आवाज आई। दूर दूर तक खामोशी छा गई और शिकारी की बंदूक से निकली गोली सीधी पिंकी के सीने को चीरती हुई गुजर गई। मिंटू उड़कर पेड़ के पत्तों में छुप गया। वह ऊंची आवाज से रो भी नहीं सकता था। शिकारी आगे बढ़ा और पिंकी को टांगों से उठा लिया। मेरा निशाना ठीक लगा, एक ही निशाने में शिकार मार दिया। शिकारी की ऊंची आवाज मिंटू को बहुत डरावनी लग रही थी। शिकारी धीरे धीरे वहां से चला गया। मिंटू बाहर आया और रोने लगा, ये क्या हो गया? मार दिया, जालिम धूर्तनाथ ने मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे की माँ को मार दिया। मैं कैसे जी पाऊंगा अपनी पत्नी के बिना? सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। धूर्तनाथ ने मेरी सारी खुशियां दुखों में बदल दी। रोते रोते मिंटू बातें करता रहा और फिर शाम के बाद वहां से बाहर निकला। दूसरी तरफ मिंटू का भाई लाल तोता किट्टू रहता था। मिंटू किट्टू के पास गया। भाई, आज मेरा घोंसला उजड़ गया। धूर्तनाथ ने मेरी पत्नी को मार दिया। किट्टू ने कहा, भाई चुप कर जा। मासूम छोटे पक्षी इंसानों से कब मुकाबला कर सकते हैं? इन इंसानों ने न जाने कितने ही पक्षियों के घर उजाड़ दिए हैं। मुझे आज का दाना दे दे, मेरा बेटा भूखा है। मिंटू किट्टू से एक दिन का दाना लेकर घर जाता है। पिच्चू ने कहा, मेरे पापा, आप थक गए होंगे, बारिश बहुत तेज थी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मम्मा कहाँ है? मिंटू तोता चुप था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिच्चू ने पूछा, पापा, मेरी मम्मा क्यों नहीं आई? मम्मा कहाँ है? मिंटू ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी मम्मा को जालिम धूर्तनाथ ने मार दिया है। बेटा, अब तुम्हारी मम्मा कभी लौटकर नहीं आएंगी। पिच्चू रोने लगा, उसने मेरी मम्मा को क्यों मारा? मेरी मम्मा ने उसका क्या बिगाड़ा था? ये इंसान हम पक्षियों से उनकी मम्मा को क्यों छीन लेते हैं? पिच्चू रोता रहा और उस रात उसने दाना भी नहीं खाया। सुबह हुई, आसमान साफ था, बारिश थम चुकी थी। तितली चिड़िया सुबह सुबह मिंटू के घर आए। मुझे तो कबूतर ने बताया, कल तुम्हारी पिंकी को जालिम इंसान ने मार दिया। मिंटू ने कहा, मैं और पिंकी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि न जाने कब वो जालिम वहां आ गया। पिच्चू बोला, आंटी, मुझे मम्मा के बिना रात को नींद भी नहीं आई। तितली ने कहा, मेरे बच्चे, अब तो आपको अपने पापा के सहारे ही रहना होगा। तुम्हारी मम्मा अब कभी लौटकर नहीं आएंगी। पिच्चू बोला, लेकिन मैं अपनी मम्मा को नहीं भूल सकता। तितली ने मिंटू से कहा, मिंटू भाई, इसने रात से कुछ भी नहीं खाया, भूखा है, बस मम्मा मम्मा बोले जा रहा है रात से। पिच्चू ने कहा, जब तक मेरी मम्मा नहीं आएंगी, मैं दाना नहीं खाऊंगा। तितली ने कहा, चलो मेरे साथ बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिन अपने घर रख लेती हूँ। मिंटू भाई, शायद गुंजन और चुलबुल से मेरे बेटे का दिल लग जाए और मेरे बेटे का दुख थोड़ा कम हो जाए। फिर तितली चिड़िया पिच्चू को अपने साथ अपने घर ले गई। गुंजन और चुलबुल से मिली पिच्चू। गुंजन, चुलबुल बेटा, ये पिच्चू है, इसकी मम्मा को कल शिकारी ने मार दिया है, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। गुंजन और चुलबुल को बहुत दुख हुआ। गुंजन ने कहा, दोस्त, बहुत दुख हुआ तुम्हारी मम्मा का सुनकर, लेकिन जब मेरे पापा हमें छोड़कर गए थे तो हम भी बहुत दुखी थे। मम्मा ने हमें हौसला दिया और हम संभल गए। चलो, हम तुम्हें जंगल घुमाने लेकर जाते हैं। पिच्चू बोला, मुझे उस जगह लेकर जाओ जहां जालिम धूर्तनाथ ने मेरी मम्मा को मारा था। पिच्चू गुंजन और चुलबुल के साथ बाहर गया। वहां घोंसले में एक बुलबुल का छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था, जिसका नाम था टीलू। वे सब वहां गए। गुंजन ने पूछा, दोस्त टीलू, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? टीलू बोला, किसी ने मेरे मम्मा पापा को मार दिया है, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, अब कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन मेरे लिए दाना लाएगा? गुंजन और चुलबुल ने कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर खेलेंगे, दाना इकट्ठा करेंगे और हम सब दोस्त एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखेंगे। ये सब सुनकर पिच्चू अपना दुख भूल गया, क्योंकि उसके पास उसका पापा था, लेकिन टीलू के पास तो कोई भी नहीं था। वे टीलू को साथ ले गए। वे जंगल घूमे, झरने पर गए और फिर शाम को पिच्चू अपने घर चला गया। पिच्चू ने पापा से कहा, पापा, मेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन टीलू तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है, उसके मम्मा को भी और पापा को भी किसी ने मार दिया है।
मेरे पापा मेरे साथ हैं, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मिंटू ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और दोनों बाप बेटा मिलकर दाना खाते हैं। तो ये थी हमारी कहानी, उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में, जहाँ पेड़ों के झुंड और नदियों का कलकल था, दो प्यारे भाई बहन मिठू और किट्टू अपनी माँ के साथ रहते थे। हर सुबह उनकी माँ प्यार से उन्हें जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। मिठू, किट्टू, स्कूल का समय हो गया, जल्दी करो। आज भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन मिठू थोड़ा आलसी था। किट्टू, देखो तो चिंटू दोस्त आ गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। किट्टू ने शरारत से कहा। अरे मैं तो तैयार हूँ, चलो चलें। मिठू ने जल्दी से अपना बैग उठाया। उनकी माँ ने उन्हें प्यार से विदा किया। बच्चों, ध्यान से जाना और सीधे घर आना, कहीं इधर उधर मत भटकना। मिठू और किट्टू अपने दोस्त चिंटू के साथ स्कूल की ओर उड़ चले। रास्ते में चिंटू अचानक एक पेड़ पर रुक गया। मिठू, किट्टू, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ मीठे फल खाने जा रहा हूँ। अगर तुम भी आना चाहो तो आ जाओ। किट्टू गुस्सा हो गया। चिंटू, ये बहुत बुरी बात है। तुम घर से स्कूल के लिए निकले हो और ऐसे भागना गलत है। पर चिंटू नहीं माना। तुम दोनों जाओ, मैं तो जा रहा हूँ मीठे फल खाने। इतना कहकर चिंटू अपना बैग उठाता है और उड़ जाता है। मिठू और किट्टू उदास मन से स्कूल पहुंचते हैं। उनकी शिक्षिका तोता मैडम पूछती हैं, मिठू, किट्टू, चिंटू हमेशा तुम्हारे साथ आता है, आज वह कहाँ है? किट्टू ने बताया, टीचर, चिंटू हमारे साथ ही निकला था, लेकिन रास्ते में वह अपने दोस्त के साथ मीठे फल खाने चला गया। तोता मैडम को गुस्सा आया। चिंटू आजकल बहुत शरारती हो गया है, मैं उसकी माँ से बात करूंगी। इधर चिंटू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ आम के बाग में बैठकर मीठे मीठे आम खा रहा था। अगर मैं इस वक्त स्कूल में होता तो बोरिंग पढ़ाई कर रहा होता। अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं गया, आम खाने का कितना मजा आ रहा है। उल्लू बोला, ये आम का बाग मैंने ही तुम्हें दिखाया था। और हाँ चिंटू, कल हम अंगूर की बेल से अंगूर खाने चलेंगे, मैंने एक शानदार बेल ढूंढ ली है। फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं कल जल्दी ही घर से आ जाऊंगा। चिंटू खुशी से बोला। शाम तक चिंटू उल्लू के साथ घूमता रहा और फिर घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। गोरी आंटी, चिंटू की माँ, ने दरवाजा खोला तो सामने तोता मैडम खड़ी थी। गोरी जी, चिंटू कहाँ है? वह आज स्कूल क्यों नहीं आया? तोता मैडम ने पूछा। गोरी आंटी हैरान हो गई। नहीं नहीं टीचर, मेरा चिंटू बेटा तो आज स्कूल गया था। नहीं, उसे बुलाओ बाहर। तोता मैडम बोली। चिंटू, चिंटू बेटा, जरा बाहर आना। माँ की आवाज सुनकर चिंटू जल्दी से बाहर आया। चिंटू बेटा, तोता मैडम क्या कह रही हैं? क्या तुम आज स्कूल नहीं गए थे? गोरी आंटी ने पूछा। चिंटू ने झूठ बोला, नहीं माँ, जब मैं रास्ते में गया तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया था। तोता मैडम ने कहा, ये बहाने किसी और को बताना गोरी जी। यह अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ आम खाने गया था। मुझे सब मालूम है, मिठू और किट्टू ने मुझे सब बता दिया है। तोता मैडम, उन गरीब बच्चों का मेरे सामने नाम मत लो। वे तो हमेशा मेरे चिंटू बेटे के खिलाफ ही रहते हैं। गोरी आंटी ने कहा। तोता मैडम वहां से चली गईं और चिंटू का झूठ चल गया। अब तो नहीं हो रहा मेरे बेटे के पेट में दर्द। चलो अब जल्दी से सो जाओ। गोरी आंटी ने कहा। रात को मिठू अपनी माँ से बोला, माँ, पता है आज चिंटू स्कूल जाने की बजाय अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ आम खाने चला गया था। मिठू, किट्टू बेटा, तुम चिंटू के साथ स्कूल मत जाया करो। वह हमेशा कोई ना कोई शरारत करता है, किसी दिन तुम्हें भी किसी मुसीबत में फंसा देगा। माँ, वो तो खुद ही हर रोज हमें घर से लेने आ जाता है, हम थोड़ी उसके घर जाते हैं। अगले दिन जब चिंटू मिठू और किट्टू को लेने आया तो उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम जाओ, मिठू और किट्टू को मैं छोड़ने जाऊंगी स्कूल। वो आज तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। आंटी, मैं उन्हें लेने नहीं आया, बल्कि आपको बताने आया हूँ कि मिठू और किट्टू से कहें कि मेरी माँ से मेरी शिकायत मत लगाया करें। चिंटू ने गुस्से में कहा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं उन्हें समझा दूंगी, लेकिन तुम भी उल्टे सीधे काम मत किया करो। ध्यान से स्कूल जाया करो और ध्यान से वापस घर आया करो। चिंटू गुस्से में वहां से चला जाता है और रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाता है। मिठू, किट्टू बेटा, तुम चले जाओ स्कूल। चिंटू चला गया है। दोनों भाई बहन अपना बैग उठाकर स्कूल की तरफ उड़ते हैं, लेकिन रास्ते में चिंटू गुस्से में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही मिठू और किट्टू उसके पास आते हैं, चिंटू उन्हें रोक लेता है। बड़े चालाक बनते हो,
मैं देखता हूँ तुम्हें, आज मैं तुम्हें भी स्कूल नहीं जाने दूंगा। खबरदार चिंटू, अगर मेरे भाई को पंख भी लगाया। किट्टू गुस्से में बोली, मैं मिठू का बैग नदी में फेंक दूंगा। देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। चिंटू मिठू का बैग छीन लेता है और नदी की तरफ उड़ता है। रुको रुको चिंटू, ऐसे मत करो, रुक जाओ, मुझे मेरा बैग वापस दे दो, मिठू चिल्लाता है। किट्टू चिंटू के पीछे उड़ती है, लेकिन चिंटू जल्दी से जाकर मिठू का बैग नदी में फेंक देता है, जो तेज पानी के साथ बह जाता है। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो चिंटू, तुमने मेरे भाई का बैग नदी में फेंक दिया। मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को बताती हूँ, किट्टू रोते हुए बोली। मिठू और किट्टू रोते हुए चिंटू की माँ के घर जाते हैं। आंटी आंटी, आपके बेटे चिंटू ने मेरा स्कूल बैग नदी में फेंक दिया। तुम फिर आ गए चिंटू की शिकायत लेकर। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए हो तुम दोनों। चलो भाग जाओ यहाँ से। गौरी आंटी ने उन्हें डांट दिया। आंटी, हम सच कह रहे हैं, आप चिंटू से पूछ लेना, उसने हमारा बैग नदी में फेंक दिया है। गौरी आंटी घर का दरवाजा बंद कर लेती हैं और दोनों भाई बहन रोते हुए अपने घर वापस चले जाते हैं। बच्चों, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वापस क्यों आ गए? उनकी माँ ने पूछा। माँ, चिंटू ने मेरा बैग छीनकर नदी में फेंक दिया। माँ, हम चिंटू की माँ को बताने गए तो उन्होंने भी हमें डांट कर भगा दिया। उस शरारती बच्चे की शरारतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। मिठू बेटा, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें नई किताबें और नया बैग ले दूंगी। उधर उल्लू से चिंटू कहता है, उल्लू उल्लू, मेरे दोस्त उल्लू, आज मैंने मिठू का बैग नदी में फेंक दिया, बहुत मजा आया। चिंटू, मैंने आज एक पेड़ की खोह में इतने सारे अंडे देखे, चलो हम वहां से अंडे पीने जाते हैं, उल्लू ने बताया। वाह वाह मेरे उल्लू दोस्त, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, चलो हम जल्दी से जाते हैं। उल्लू और चिंटू दोनों उड़ते हैं और पेड़ की खोह के पास पहुंचकर बैठ जाते हैं। एक सूखा पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था, जिसमें एक छेद था और छेद में अंडे पड़े थे। दोनों दोस्त अंडे तोड़ तोड़ कर पीने लगते हैं। अचानक छोटे छोटे पक्षी उड़ते हुए आते हैं। आवारा छोटे पक्षी, मेरे अंडे पी रहे हैं, मुझे जल्दी से अपने अंडों को पक्षियों से बचाना होगा। एक सांप पीछे से आता है। उल्लू जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन चिंटू पकड़ा जाता है। सांप अपनी कुंडली में जकड़कर चिंटू की जान ले लेता है और उसे दूर फेंक देता है। गौरी आंटी, जो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो वे फूट फूट कर रोने लगती हैं। मेरा चिंटू, कोई मुझे मेरा बेटा चिंटू वापस ला दे, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा चिंटू क्यों मुझे छोड़कर चला गया। गौरी आंटी रो रही थी और अपने बेटे को याद कर रही थी। मिठू की माँ वहां आती हैं और कहती हैं, गौरी बहन, वो तो बच्चा था, सारा दोष आपका ही है। जब हम सब आपको समझाते थे तो आप चिंटू बेटे को समझाने की बजाय हमें ही बुरा भला कहती थी। देखा, अब चिंटू की बुरी शरारतों ने उसकी जान ले ली। गौरी आंटी अपने किए पर बहुत पछता रही थी, लेकिन अब पछताने का क्या फायदा। जब चिड़िया चुग गई खेत, गौरी का घर उजड़ चुका था और उसका बेटा उसे कभी नहीं मिलने वाला था। सीख, प्यारे दोस्तों, हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं और बुरे दोस्तों से बचें, क्योंकि बुरे दोस्तों की बुरी शरारतें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और माँ बाप को अपने बच्चों को सही और गलत का रास्ता दिखाना चाहिए। पहाड़ों के पास एक बड़ा सा जंगल था, जहां रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। एक दिन छोटी सी चिड़िया, जिसका नाम था गुलाबो, उसके पति को कुछ हो जाता है। सारे जंगल के पक्षी उसके घर आ जाते हैं, सब उसे हिम्मत देते हैं। गुलाबो बहन, तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमारे जंगल में एक रिवाज है, आज से रोज हम सब तुम्हें खाने के लिए अनाज लाकर देंगे। फिर सब मिलकर गुलाबो के पति को फूलों की टोकरी में रखकर नदी में बहा देते हैं। अगले दिन सारे पक्षी जितनी मदद कर सकते थे उतनी करते हैं और गुलाबो को अनाज लाकर देते हैं। एक प्यारी सी चिड़िया चमेली गुलाबो के लिए मीठे मीठे अंगूर लाती है। ये लो गुलाबो, ये बहुत टेस्टी अंगूर हैं, मुझे पता है तुम्हें मीठे अंगूर बहुत पसंद हैं। गुलाबो खुश हो जाती है और जल्दी से चमेली से अंगूर लेकर खाने लगती है। चमेली कहती है, अरे चमेली बहन, तुम्हें तो बुखार था, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। चमेली मुस्कुराती है, कोई बात नहीं गुलाबो, जब मेरे पति को कुछ हुआ था तब तुमने भी तो मेरी कितनी मदद की थी, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी मदद करूं।
गुलाबो अंगूर खाते हुए कहती है, चमेली आंटी ये अंगूर तो कमाल के हैं। मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही मीठे मीठे फल लाकर दिया करते थे। चमेली प्यार से बोली, गुलाबो बेटा अब तुम्हारी चमेली आंटी है ना, अब मैं भी तुम्हें रोज तुम्हारी मनपसंद चीजें लाकर दिया करूंगी। उसी जंगल में एक शैतान कौवा रहता था जिसका नाम था काला। वो अपने घोंसले में लेटा हुआ था। उसकी पत्नी काली बाहर से आती है और बड़बड़ाने लगती है, उस मोटी गुलाबो के तो मजे ही मजे हैं। उसका पति मरकर भी उसके काम आ गया, अब वो रोज घर बैठकर मुफ्त में खाना खाएगी। और एक मेरे पति हैं जो जिंदा होकर भी किसी काम के नहीं, हमें तो रोज भूखे सोना पड़ता है। जैसे ही काले कौवे ने काली की बात सुनी, उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। वाह वाह काली, क्या आइडिया दिया है तुमने। काली बोली, क्या पक रहा है तुम्हारे खाली दिमाग में। काला कौवा बोला, तुम एक बार मेरा प्लान तो सुनो, तुम भी अपने पति काले पर गर्व करोगी। काली उत्सुक होकर पूछती है, अच्छा बताओ वो कैसे। काला बोला, काली हम दोनों नाटक करते हैं, मैं झूठ मूठ का मरने का नाटक करता हूँ और तुम रोने का नाटक करना। जैसे ही जंगल में ये बात फैलेगी कि मैं मर गया हूँ, तो सारे पक्षी गुलाबों की तरह तुम्हें भी रोज तरह तरह का खाना लाकर देंगे। काली खुश हो गई, नाटक करने में तो मैं माहिर हूँ, अगर ये प्लान काम कर गया तो हमारे तो मजे ही मजे होंगे। लेकिन काला जी आप तब तक कहाँ रहेंगे। काला बोला, मैं दूसरे कमरे की छत पर सो जाया करूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। काली बोली, अच्छा ठीक है, चलो फिर जल्दी से मरने का नाटक करो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। फिर काला कौवा अपने घोंसले में लेटकर आंखें बंद कर लेता है और काली अपने घर के बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। हाय मैं लुट गई, मेरा काला अब नहीं रहा, मेरा पति मर गया। जंगल के पक्षी काली का रोना सुनकर उसके घर की तरफ भागते हैं। क्या हुआ है काली बहन। काले भैया को काली रोते हुए बोली, मैं क्या बताऊं, मैं घर से बाहर गई थी, जब घर में आई तो काला अपने घोंसले में लेटा हुआ था, मुझे लगा वो सोया हुआ है, जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठा। मेरा काला, मैं कैसे रहूंगी अपने पति के बिना। एक बूढ़ा उल्लू बोला, खुद को संभालो काली बहन, हमें पता है तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। काली रोने का नाटक जारी रखती है। चमेली, गुलाबी और हरा तोता काली को हिम्मत देते हैं और कबूतर और छोटा तोता काले कौवे को फूलों की टोकरी में लिटाकर नदी की तरफ ले जाते हैं और टोकरी को नदी में बहा देते हैं। जैसे ही कबूतर और छोटा तोता वहां से दूर जाते हैं, काला कौवा एक आंख खोलकर उन दोनों को जाता हुआ देखता है और जल्दी से उठकर पास के जंगल में जाकर छुप जाता है। अगले दिन रिवाज के मुताबिक सब पक्षी काली को खाना देने आते हैं, और जैसे ही रात होती है काला कौवा भी चुपके से अपने घर आ जाता है। काली खुश होकर बोली, काला देखो कितना सारा खाना, इतना खाना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। काला इतराते हुए बोला, देखो मेरे एक आइडिया के कारण अब हम दोनों सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाएंगे। काली प्यार से बोली, मेरे सुंदर पति काला जी, आज पहली बार मुझे तुमसे शादी करने का कोई फायदा नजर आया है। दोनों काला और काली मजे मजे से खाना खाते हैं। अब उन दोनों कौवों को कोई काम नहीं करना पड़ता था। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात काला कौवा का पेट ज्यादा खाने की वजह से खराब हो जाता है। हाय, आज कुछ ज्यादा ही खा लिया, आज तो शौच के लिए जाना ही पड़ेगा। काली धीरे से बोली, काला जी ध्यान से, कहीं किसी को पता न चल जाए। काला बोला, हाँ तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। काला कौवा अपने घर से निकलता है और शौच की तरफ जाता है। आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही मिर्ची खा ली, अब पेट में दर्द हो रहा है, शौच जाए बिना काम नहीं चलेगा। छोटा तोता अपने घर से निकलता है और शौच जाता है। जैसे ही काला कौवा वहां पहुंचता है, शौच का दरवाजा बंद था। अब इस समय कौन आ गया, मैं तो आवाज देकर पूछ भी नहीं सकता, जल्दी निकल वरना मेरा काम खराब हो जाएगा। काला कौवा उड़कर झाड़ियों में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आती है। छोटा तोता बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। लगता है अब यहाँ कोई नहीं है। काला कौवा झाड़ियों से निकलकर शौच जाता है। छोटा तोता जैसे ही बीच रास्ते पहुंचता है, उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। ये क्या मुसीबत है, लगता है सारी रात शौच में ही गुजारनी पड़ेगी। छोटा तोता फिर से शौच की तरफ जाता है। उसी समय काला कौवा शौच से बाहर आता है।
छोटा तोता काले कौवे को देखकर डर जाता है। काला, काला का भूत, भूत बचाओ, भूत आ गया। काला भी खुद को बचाने के लिए भूत का नाटक शुरू कर देता है। हाँ, मैं काला का भूत हूँ। तुम ही मुझे नदी में छोड़कर आए थे। मैं फिर आ गया, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। छोटा तोता डरकर वहां से भागता है। चमेली चिड़िया का घर पास ही था। छोटा तोता चमेली चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चमेली, चमेली बहन, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, वरना वो काले कौवे का भूत मुझे खा जाएगा। चमेली चिड़िया सोई हुई थी। वो तोते की चीखें सुनकर उठती है और दरवाजा खोलती है। छोटा तोता जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ तोते भैया, आप क्यों डरे हुए हो? तोता हाँफते हुए बोला, चमेली बहन, मैं शौच गया तो वहाँ काला का भूत था। चमेली बोली, क्या तोते भैया, भूत कुछ नहीं होता। तोता बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? असली काला तो मर गया है, तो उसका भूत ही होगा। चमेली भैया ने दिमाग लगाया, तोते भैया, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। चलो हम दोनों काली के घर जाते हैं। तोता डर गया, नहीं, मुझे काला का भूत खा जाएगा। चमेली बोली, तोते भैया, मुझे यकीन है वो काला का भूत नहीं, खुद काला होगा। दोनों छोटा तोता और चमेली चिड़िया काले कौवे के घर की तरफ जाते हैं। अंदर काली और काला कौवा बातें कर रहे थे। काली घबराई हुई बोली, काली, उस मोटी चोंच वाले ने मुझे देख लिया। काला बोला, हाय काली, अब क्या होगा? काला मुस्कुराया, अरे तुम चिंता मत करो, वो तो मुझे भूत समझ रहा था, मैंने भी उसे अच्छा डराया, वो तो डर के भाग गया। तुम चिंता मत करो, हमारी पोल कभी नहीं खुलेगी। दरवाजे पर खड़े छोटा तोता और चमेली चिड़िया सब सुन लेते हैं। ये दुष्ट काला कलूटा कौवा मरने का नाटक कर रहा था, हमें सब पक्षियों को बताना होगा। फिर चमेली चिड़िया जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है और वो सब काली के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। काली दरवाजा खोलती है, अरे आप सब इस समय यहाँ, अब मुझे खाने की जरूरत नहीं है, आप सब जाओ, सो जाओ। चमेली गुस्से से बोली, दुष्ट काली, कितने चालाक और मक्कार हो तुम, कितना झूठा रोने का नाटक करती हो तुम। काली घबराई, क्या हुआ पक्षियों? चमेली बोली, हमें सारी सच्चाई पता लग गई है, तुम और काला ने झूठ मरने का नाटक किया। पक्षी कौवों के घर जाकर घर की तलाशी लेते हैं और काले कौवे को घर से बाहर निकालते हैं। अब तुम दोनों को बाज रानी ही सजा देगी। पक्षी जाकर बाज रानी को सारी बात बताते हैं। बाज रानी काला और काली को जेल में डाल देती है। वो दोनों बहुत शर्मिंदा थे और बहुत रोते हैं, लेकिन झूठ की सजा तो उन दोनों को मिलनी ही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अरे यार, एक बार की बात है, खूब जोर की बारिश हो रही थी। झाड़ियों के बीच 3 छोटे छोटे बिल्ले के बच्चे एक टोकरी में ठंड से कांप रहे थे। उनके ऊपर एक मोटा सा सांप झपटने वाला था। कहते हैं ना, मौत आती है तो बच निकलना मुश्किल होता है, पर क्या एक छोटी सी चिड़िया इन मासूमों को मौत के मुंह से बचा पाएगी? प्यारी चिड़िया को पता नहीं था कि ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं, बल्कि जादुई हैं। तभी चिड़िया ने सांप को डांटकर कहा, हटो यहाँ से जालिम, इन बेजुबानों को हाथ भी मत लगाना। जब तक मेरे पंखों में जान है, तुम इनका शिकार नहीं कर सकते। चिड़िया उन बच्चों को बचाकर अपने घर ले आई। उसके अपने बच्चे चिकी और मिट्ठू उन्हें देखकर हैरान थे। माँ, ये कितने प्यारे हैं। चिकी बोली, पर क्या बिल्लियां और चिड़िया एक साथ रह सकते हैं? प्यारी चिड़िया ने समझाते हुए कहा, ठीक कह रही है बच्चों, मुसीबत में किसी का साथ देना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। उसने अपने पति को आवाज लगाई, मैं इनके लिए गर्म दूध और नरम बिस्तर तैयार कर देता हूँ। आखिर अब ये भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। बिल्ली के बच्चे नरम बिस्तर में म्याऊं म्याऊं करते हुए खुश हो गए। मिट्ठू ने कहा, मम्मा देखो, ये तो खुश होकर गुर्रा रहे हैं। प्यारी चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भूख और दर्द का कोई मजहब नहीं होता। आज से ये तुम्हारे भाई बहन हैं। देखो कैसे नीली आंखों से हमें देख रहे हैं। पर प्यारी चिड़िया को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चे पलक झपकते ही कमाल कर सकते हैं। अगली सुबह घर के बाहर बिल्ले के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हैं और अचानक हवा में लकड़ी के छोटे छोटे जादुई खिलौने बनने लगते हैं। वाह माँ, देखो, बिना कुछ किए ही यहाँ खिलौनों का मेला लग गया। चिकी उछल पड़ी। प्यारी चिड़िया सोचने लगी, ये खिलौने कहाँ से आ रहे हैं? ये बच्चे आम नहीं हैं, इनके पास तो जादुई शक्तियां हैं। दूर से भोलू कौवा और लाली कौवी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में लालच आ गया।
भोलू कौवा बोला, अरे भाई वाह, प्यारी चिड़िया के पास तो नोट छापने वाली मशीन, मेरा मतलब है जादुई बिल्लियां आ गई हैं। लाली कौवी को देखकर भोलू बोला, लाली, अगर ये हमारे पास हो तो हम पूरे जंगल को अपना गुलाम बना सकते हैं। लाली कौवी ने भी हामी भरी, सही कहा भोलू जी, ये खिलौने नहीं, ये तो सोना है। आज रात हमें इन बच्चों को चुराना होगा। बिल्ली के बच्चों ने खेलते खेलते इतने जादुई खिलौने बना दिए कि वे घर से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते ब्लॉक करने लगे। बड़े बड़े लकड़ी के सिपाही और हाथी पूरे रास्ते में खड़े हो गए, जिससे दूसरे पक्षियों का उड़ना मुश्किल हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये आसमान में लकड़ी के घोड़े और हाथी कहां से आ गए? मेरा तो उड़ना ही मुश्किल हो गया है, बचाओ, एक तोता चिल्लाया। एक कबूतर ने प्यारी चिड़िया से कहा, प्यारी बहन, जरा अपने इन नन्हे जादूगरों को रोको। देखो, इन्होंने रास्ते में इतने बड़े बड़े गुब्बारे और सिपाही खड़े कर दिए हैं कि बेचारे छोटे पक्षी अपने घर भी नहीं जा पा रहे। बिल्ली के बच्चे अभी भी मस्ती में थे। प्यारी चिड़िया दौड़कर उनके पास आती है। बच्चों, बस करो, ठहरो, देखो तुम क्या कर रहे हो। खेलना अच्छी बात है, पर देखो तुम्हारी वजह से हरी तोता और बंटी भाई कितने परेशान हो रहे हैं। ये खिलौने अब मजा नहीं, बल्कि जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्ली के बच्चे उदास होकर म्याऊं करते हैं और अपनी जादुई पूंछ हिलाते हैं। प्यारी चिड़िया ने प्यार से कहा, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, भगवान ने तुम्हें ये जादुई शक्ति दूसरों की मदद के लिए दी है। याद रखना, हर शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर तुम इसे सिर्फ अपनी शरारत के लिए इस्तेमाल करोगे तो सब डर जाएंगे। इसे खेल मत समझो, दूसरों का ख्याल रखना सीखो। रात के अंधेरे में भोलू और लाली चुपचाप प्यारी चिड़िया के घर में घुसे। उन्होंने एक बोरी में बिल्ली के बच्चों को भर लिया। म्याऊं म्याऊं करना बंद करो, अब तुम हमारे लिए जादुई महल बनाओगे। प्यारी चिड़िया सुबह उठी तो देखा कोना खाली था। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ उड़ने लगी। कहाँ गए मेरे बच्चे? टुन्नू जी जल्दी जागिए, कोई हमारे जादुई मेहमानों को ले गया है। उनके बिना जंगल पर मुसीबत आ जाएगी। ये पक्का उस भोलू का काम है। भोलू बच्चों को एक गुप्त जगह पर ले गया और डराकर जादू करने को कहा। बच्चों ने डर के मारे इतने खिलौने बनाए कि भोलू खुद दबने लगा। अरे रुक जाओ, मुझे घर चाहिए, कचरा नहीं। लाली, ये तो हमें ही दबा देंगे। बड़े बड़े जादुई ब्लॉक भोलू के ऊपर गिरने लगते हैं। प्यारी चिड़िया वहां पहुंचती है और भोलू को मुसीबत में देखती है। भोलू भाई, लालच का अंजाम यही होता है। बच्चों, डरो मत, अपनी माँ के पास आओ और इस जादू को वापस लो। बिल्ली के बच्चे म्याऊं करते हुए प्यारी चिड़िया की गोद में छुप जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचकर प्यारी चिड़िया ने बच्चों को समझाया कि शक्ति दूसरों की मदद के लिए होती है, डराने के लिए नहीं। मेरे नन्हे फरिश्तों, अगर तुम अपनी शक्ति को काबू नहीं करोगे तो ये जंगल उजड़ जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से किसी का घर टूटे? बिल्ली के बच्चे दुखी होकर अपना सिर झुका लेते हैं। अगले दिन प्यारी चिड़िया के कहने पर बिल्ली के बच्चों ने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया और सारे जादुई खिलौनों को सुंदर छोटे घरों में बदल दिया जहां बेघर पक्षी रह सकें। प्यारी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। इन बच्चों ने तो जंगल का रूप ही बदल दिया। भोलू तो डर गया था, पर लाली कौवी अभी भी हार मान नहीं रही थी। उसने बिल्ली के बच्चों के लिए एक जहरीला जाल बिछाया। अगर ये मेरे नहीं हो सकते तो प्यारी चिड़िया के भी नहीं रहेंगे। लाली ने जादुई बच्चों को लालच देकर बाहर बुलाया। आओ नन्हे जादूगरों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बाहर आओ और इस सुंदर गेंद के साथ खेलो। आज रात तुम्हें प्यारी चिड़िया की कैद से आजाद करके मैं अपनी रानी बनाऊंगी। बिल्ली के बच्चे उस चमकती गेंद को देखकर जैसे ही बाहर आए, एक भारी पिंजरा उन पर गिर गया। नहीं लाली, रुक जाओ, उन मासूमों को छोड़ दो। ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो? वो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें चोट लग जाएगी। प्यारी चिड़िया चिल्लाई। देर हो गई प्यारी चिड़िया, अब ये जादुई बच्चे मेरे कब्जे में हैं। अब मैं इनकी शक्ति से इस जंगल की मालकिन बनूंगी और तुझे इस जंगल से धक्के मारकर निकाल दूंगी। प्यारी चिड़िया बच्चों को बचाने के लिए तेजी से नीचे की ओर झपटा मारती है, लेकिन लाली ने प्यारी चिड़िया को जोर से अपनी चोंच मारी। तुम इन्हें नहीं ले जा सकती, ये मेरी ममता की अमानत हैं। प्यारी चिड़िया गिर पड़ती है। बिल्ली के बच्चे अपनी आंखों से तेज नीली रोशनी छोड़ते हैं और लाली डर कर भाग जाती है। प्यारी चिड़िया बेहोश थी, पर बिल्ली के बच्चों ने अपनी जादुई गर्मी से प्यारी चिड़िया को फिर से ठीक कर दिया। उन्होंने सीख लिया था कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनों की रक्षा के लिए कैसे करना है। अरे बेटी की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना, ताकत सिर पर चढ़ जाए तो विनाश लाती है और दिल में रहे तो दुआ बन जाती है।
पर तभी आसमान से एक बड़ा सफेद उल्लू उतरा, जिसकी आंखों में एक अजीब सा राज था। प्यारी चिड़िया, इन बच्चों का असली घर ये जंगल नहीं, बल्कि सितारों का लोक है और उन्हें लेने उनके असली माता पिता आ रहे हैं। क्या प्यारी चिड़िया को इन बच्चों से बिछड़ना होगा? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग और जिम्मेदारी ही हमें बड़ा बनाती है। आसमान से सफेद बर्फ गिर रही है। प्यारी चिड़िया अपने बच्चों चिकी और मिट्ठू को सुलाने की कोशिश कर रही है। जल्दी सो जाओ मेरे बच्चों, बाहर बर्फ का तूफान आ रहा है। मैंने घर के दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए हैं। मम्मा, छत से ठंडी हवा आ रही है, क्या हमारा घर गिर तो नहीं जाएगा? चिकी ने पूछा। नहीं बेटा, डरो मत, जब तक माँ साथ है कुछ नहीं होगा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और प्यारी चिड़िया के घर की छत उड़ जाती है। बर्फ अंदर गिरने लगती है। किस्मत का खेल देखो, प्यारी चिड़िया का छोटा सा घर कुदरत के कहर को झेल नहीं पाया। आधी रात को प्यारी चिड़िया और उसके बच्चे बेघर हो गए। मम्मा बचाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, हम जम जाएंगे। मिट्ठू रोने लगा। घबराओ मत, मेरी पीठ पर बैठो, हम अभी भोलू भाई के घर चलते हैं। भोलू कौवा अंदर अंगीठी जल। चिंकी, मीना और टीना की अनोखी दोस्ती और शैतान कौवे की कहानी। जंगल के उस हरे भरे हिस्से में 3 पक्की सहेलियां रहती थीं, चिंकी चिड़िया, मीना मैना और टीना तोता। ये तीनों अपने अपने बच्चों के साथ ऊंचे पेड़ों पर बैठकर घंटों गप्पे लड़ाती थीं। सूरज ढल जाता, तारे निकल आते, पर इनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। एक दिन जंगल में एक अजीब खबर फैली। एक ऐसी डायन आ गई है जो रातों को घर घर जाकर दरवाजे खटखटाती है। इस डर से किसी ने भी रात में जंगल में घूमना बंद कर दिया था। पर हमारी चिंकी, मीना और टीना, ये तीनों इन बातों पर यकीन नहीं करती थीं। अरे ये सब पुरानी बातें हैं, चिंकी कहती, कोई डायन वायन नहीं होती। एक रात जब सारे पक्षी अपने घोंसलों में चैन की नींद सो रहे थे, मीना मैना अपने बेटे सोनू के साथ गहरी नींद में थी। तभी आधी रात को कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मीना हड़बड़ा कर जाग जाती है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मीना ने सोचा, चलो, अगर किसी को सच में जरूरत होगी तो वो फिर से खटखटाएगा। ऐसा सोचकर मीना फिर से सोने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इस बार मीना तुरंत दरवाजा खोलकर देखती है, पर बाहर कोई नहीं होता। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कोई डायन रातों को दरवाजा खटखटाती है, पर वो कौन है और ऐसा क्यों करती है, किसी को पता नहीं। सोचते सोचते मीना फिर सोने चली जाती है। कुछ देर बाद फिर से खटखटाने की आवाज। इस बार मीना डर जाती है। वो धीरे से उठकर अपनी खिड़की से झांक कर देखती है, पर बाहर फिर भी कोई नजर नहीं आता। मीना बुरी तरह घबरा जाती है। सुबह होते ही मीना फौरन अपनी सहेलियों चिंकी और टीना के पास पहुंचती है और रात की सारी कहानी सुनाती है। उसकी बातें सुनकर चिंकी और टीना हंसने लगती हैं। मेरे घर में जरूर कोई भूतनी आई होगी, मीना डरते हुए कहती है। उसने रात में दरवाजा खटखटाया, मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। टीना हंसते हुए कहती है, मीना, ये सब तुम्हारा वहम होगा, डरो मत। मीना थोड़ी नाराज होकर बोली, तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? जब वो डायन आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। इतना कहकर मीना अपने घर लौट जाती है। उसी रात टीना तोता अपने बेटे चीकू के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। इस समय मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे खोलकर देखना होगा, टीना सोचती है। टीना दरवाजा खोलती है, पर बाहर कोई नहीं। वो वापस अपने घोंसले में आकर सो जाती है। फिर से आवाज। इस बार जब टीना दरवाजा खोलती है तो उसे आसमान में एक छोटी सी डायन बच्ची उड़ती हुई दिखाई देती है। टीना फौरन दरवाजा बंद करके घोंसले में बैठ जाती है। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने किसी डायन को आसमान में उड़ते हुए देखा है। टीना घबराई हुई बोलती है। चीकू, माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बताओ। टीना, चीकू बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ, अभी अभी मैंने बाहर भूत देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम सो जाओ। चीकू भी डर जाता है, क्या बाहर भूत है माँ? मुझे भी डर लग रहा है, तुम आकर मेरे साथ सो जाओ माँ। उस रात माँ बेटे दोनों जागे रहते हैं। वे दोनों अब सोने से डर रहे थे।
सुबह होते ही टीना अपनी दोनों सहेलियों को अपने घर बुलाती है और उन्हें सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। मीना हैरानी से बोली, अरे टीना, मैंने तो अभी तक उस डायन को नहीं देखा, पर तुमने देखा है। अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? टीना, हाँ दोस्त, वो एक डायन बच्ची है। वो यहाँ क्यों आ रही है मुझे कुछ नहीं पता। वो क्या चाहती है? चिनकी चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, अगर ये सब सच है तो वो डायन आज रात मेरे घर आ सकती है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना, फिर आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। उस रात वे तीनों चिनकी के घर में डायन के आने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात होते ही चिनकी चिड़िया का दरवाजा फिर से खटखटाया जाता है। कोई भी दरवाजा खोलकर देखने को तैयार नहीं था। चिनकी धीरे से खिड़की से झांक कर देखती है। तभी वो देखती है कि एक डायन बच्ची उनका दरवाजा खटखटा रही है। डायन कहती है, मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए, मेरे साथ तुम्हारे बच्चों को भेजो, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। दरअसल वो डायन बच्चों को लेने के लिए ही वहां आई थी। एक एक करके सभी उस खिड़की से डायन को देखने लगते हैं। डर के मारे सब छिप जाते हैं। मीना फुसफुसाती है, इस भूत को कैसे भगाएं? वो हमारे बच्चों को लेने के लिए यहाँ आए है। वो जरूर कोई इंसान की बच्ची होगी जो अब डायन में बदल गई है। चिनकी को एक तरकीब सूझती है। वो कहती है, दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। हम सब मिलकर भूत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भूत कभी नहीं आएगी। फिर वे सभी एक साथ दरवाजे के पास आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। डायन को हनुमान चालीसा सुनना बर्दाश्त नहीं होता। वो तुरंत वहां से भाग जाती है और फिर कभी लौटकर वहां नहीं आती। ये जानकर वे तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। मीना और टीना चिनकी की बहुत तारीफ करने लगती हैं। इस तरह फिर से वे सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। बारिश का मौसम और लालची कौवा। धीरे धीरे बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। चिनकी चिड़िया ने तो बारिशों के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपना घर पक्का बनवा लिया था और घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। एक दिन कल्लू कौवा अपनी पत्नी लल्ली के साथ बैठा था। कल्लू बोला, लल्ली, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली, अब इन बारिशों का क्या होगा? लल्ली बोली, क्या बात है कल्लू, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। लल्ली ने ऐसा बोला ही था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। लल्ली कौवी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कल्लू कौवा तो बारिश के पानी में नहा रहा था। लल्ली, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। कल्लू चिल्लाया। लल्ली ने कहा, कल्लू जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बारिश में नहीं नाचना है। लल्ली को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पति पागल हो गए हैं जो बारिश में नाच रहे हैं। अब मुझे ही भोजन का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर लल्ली भोजन की तलाश में बारिश में उड़ रही थी। तभी वह बुलबुल के घर से खिड़की में से झांकती है। उसके घर में ढेर सारा भोजन था। वो तुरंत कल्लू के पास आती है और कौवे से कहती है, कल्लू जी, बुलबुल के घर में ढेर सारा भोजन रखा हुआ है, आप जाकर बुलबुल से बातें करना, मैं खिड़की के रास्ते भोजन चुरा लूंगी। अरे वाह लल्ली, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, बुलबुल को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा, कल्लू खुश होकर बोला। फिर कल्लू बुलबुल के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा, बुलबुल सोचती है। फिर बुलबुल अपना घर का दरवाजा खोलती है। तभी कल्लू घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ कल्लू, इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे आना हुआ? बुलबुल ने पूछा। ओह बुलबुल, बारिश में नाचने में अकेले मजा नहीं आ रहा, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? कल्लू ने बहाना बनाया। बुलबुल ने कहा, अरे कल्लू, तुम नाचो, मुझे ठंड लग रही है। इधर पीछे से खिड़की में से लल्ली कौवी बुलबुल के सारे अमरूद चुराकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद कल्लू भी वहां से आ जाता है। बेचारी बुलबुल अपने अमरूद खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके अमरूद नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरी अमरूद की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। बुलबुल हैरान थी। दूसरी तरफ कल्लू और लल्ली मजे मजे से चुराए हुए अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे अमरूद खाकर मजा ही आ गया, कल्लू बोला। लल्ली बोली, कल्लू, अब हर दिन हम दोनों ऐसा ही करेंगे, फिर रोज हमें भोजन की क्या चिंता होगी। दूसरे दिन बुलबुल मीठे मीठे जामुन खाने के लिए बैठी हुई थी। कल तो मेरे अमरूद किसी ने चोरी कर लिए,
आज तो मैं मजे मजे से जामुन खाऊंगी, वह भी अपनी खिड़की बंद करके। फिर बुलबुल अपने जामुन खत्म करने के बाद अपनी खिड़की खोलती है। कल्लू और लल्ली फिर से भूखे थे। कल्लू जी, आज हम दोनों क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। लगता है उस बुलबुल के पास भी भोजन खत्म हो गया है। कल्लू ने कहा, अब हम क्या करेंगे लल्ली? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। लल्ली बोली, कल्लू जी, आज हम चिंकी चिड़िया का भोजन चुरा कर लाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। फिर लल्ली कल्लू को अपना सारा प्लान बताती है। कल्लू चिंकी के घर जाता है। क्या हुआ कल्लू भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? चिंकी ने पूछा। कल्लू बोला, चिंकी, किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मैंने भी बहुत जमा कर ली, सोचा तुमको भी बता दूं। चिंकी बोली, नहीं भैया, मेरे पास तो पहले से ही भोजन जमा है, इसलिए आप ही लाए। अरे चिंकी, माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा भोजन जमा है, पर आगे के दिनों के लिए क्या करोगी? अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। कल्लू ने उसे फुसलाया। फिर चिंकी चिड़िया को कल्लू की बात ठीक लगती है। वह उसके साथ भोजन लेने के लिए चली जाती है। पीछे से लल्ली कौवी चिंकी के घर आती है। गुड़िया, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद करो। लल्ली ने झूठ बोला। ये सुनकर गुड़िया चिंकी की बेटी इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर लल्ली कौवी जल्दी से चिंकी के घर आती है और सारा भोजन चुराकर वहां से भाग जाती है। कल्लू और चिंकी वापस घर लौट रहे थे। कल्लू भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो कोई नहीं। कहाँ है किसान की पत्नी? चिंकी ने पूछा। कल्लू हकलाया, वो किसान की पत्नी चली गई होगी। वो क्या है ना, बारिश हो रही है ना, शायद इसलिए। चलो हम घर वापस चलते हैं। वे दोनों घर वापस आ ही रहे थे, तभी धीरे धीरे उड़ती हुई गुड़िया नजर आती है। अरे गुड़िया बेटी, इतनी बारिश में तू यहाँ क्यों आई है? चिंकी ने पूछा। फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है कि लल्ली ने कैसे उसे यहाँ भेजा है। गुड़िया के ऐसे कहते ही कल्लू कौवा सब समझ जाता है और वहां से भाग जाता है। घर जाकर दोनों पति पत्नी कल्लू और लल्ली बहुत खुश हो रहे थे। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो छोटी चिड़िया ने अपने घर में इतना ज्यादा भोजन जमा कर रखा है। कल्लू बोला। लल्ली खुश होकर बोली, हाँ कल्लू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। बारिश के मौसम में हम दोनों आराम से बैठकर भोजन खाया करेंगे। इधर चिंकी और गुड़िया घर पहुंचती हैं। गुड़िया, मुझे अब समझ में आया कि लल्ली और कल्लू ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने हमारे घर का सारा भोजन चुरा लिया। चिंकी दुखी मन से बोली। गुड़िया रोते हुए बोली, माँ, अब हम दोनों क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, मैं उनके पास जाती हूँ और अपना भोजन वापस मांग कर ले आती हूँ। फिर चिंकी उनके पास जाती है और अपना भोजन वापस मांगने लगती है। अरे कौवे, मेरा भोजन मुझे वापस कर दो, मैंने कितनी मेहनत से भोजन जमा करके रखा था। चिंकी गिड़गिड़ाई। कल्लू झूठ बोलता है। चिंकी, मैं तो तुम्हारे साथ ही था और लल्ली घर में थी, कोई और चुरा कर ले गया होगा। हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। चिंकी चिड़िया सब समझ जाती है और वहां से वापस आ जाती है। मेरी बेटी भूखी ही सो जाएगी अगर मैं उसके लिए दाना नहीं लाई। एक काम करती हूँ, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और वहां से एक अमरूद तोड़कर ले आती हूँ। चिंकी वहां जाती है, पर उस पेड़ पर एक भी अमरूद नहीं था। किसान की पत्नी चिंकी को देख रही थी और वह जल्दी से उसके पास आती है। क्या बात है चिंकी, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आए हो? फिर चिंकी सारी बात किसान की पत्नी को बताती है। अरे चिंकी रानी, तुम परेशान मत हो, ये बारिश का मौसम है, भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाएंगी, तुम रोज मेरे पास आकर भोजन ले जाया करना। मैं हर दिन तुम्हें भोजन दे दूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी मदद करने के लिए। चिंकी की आंखों में आंसू थे। किसान की पत्नी कुछ चावल चिंकी को दे देती है। चिंकी खुशी खुशी से उन चावलों को अपने घर ले आती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब हर दिन चिंकी किसान की पत्नी से ही भोजन ले आती थी। एक दिन ये बात कल्लू और लल्ली को भी पता चल जाती है। वे दोनों जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाते हैं भोजन लेने के लिए। किसान की पत्नी उन दोनों को देखती है और गुस्से में कहती है, अरे, ये तो वही कौवे हैं जो छोटी चिंकी को सताते हैं। आज तो मैं इन दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर वो उन दोनों की खूब पिटाई करने लगती है। माँ जी,
आप हमें क्यों मार रही हो? हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा? कल्लू और लल्ली चीखते हैं। किसान की पत्नी डांटते हुए बोली, बेशर्मो, तुम दोनों हमेशा बेचारी उस छोटी चिंकी को सताते रहते हो। बेचारी ने कितनी मुश्किल से बारिशों के लिए भोजन जमा करके रखा था, लेकिन तुम दोनों कौवों ने इतनी आसानी से उसका भोजन चुरा लिया। अब मैं तुम दोनों को उसकी सजा देती हूँ। ऐसा कहकर किसान की पत्नी उन दोनों की ओर पिटाई लगाती है और बिना भोजन दिए ही वहां से भगा देती है। ऐसे उन दोनों को चोरी करने की सजा मिलती है। फिर वे दोनों रोते रोते ही वापस अपने जंगल लौट जाते हैं। गुड़िया के नूडल्स और जग्गू की शरारत। एक दिन गुड़िया, चिंकी की बेटी, अपनी माँ से बोली, मम्मा, आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है, मुझे मसाले वाली नूडल्स बना दो। चिंकी मुस्कुराई, गुड़िया बेटी, सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 50 रुपये और कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से पैसे लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर चाचा, ये लो पैसे और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दो, गुड़िया ने कहा। कबूतर चाचा ने देखा कि पैकेट पर मिट्टी लगी है। रुको बेटी, मिट्टी लगी हुई है पैकेट पर, मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर चाचा गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देते हैं। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा, कल्लू का बेटा, गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया, रुको, जग्गू बोला। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बताओ, गुड़िया ने कहा। चलो हम झरने पर जाते हैं। जग्गू ने कहा, नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है, मैं ये नूडल्स लेने आई थी, मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में हम झरने पर जाएंगे, गुड़िया ने मना किया। जग्गू को एक शैतानी सूझती है। गुड़िया, तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गंदा जग्गू कौवा, जग्गू गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। जग्गू पैकेट लेकर अपने घर पहुंचता है। मम्मा, मैं ये नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ, मुझे जल्दी से ये नूडल्स बना दो, लल्ली ने कहा। जग्गू बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी, जब वो आएगी तो आप उसे डांटकर भगा देना, आपसे तो सब डरते हैं। जग्गू खुश होकर बोला, पता है मेरी मम्मा को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। इधर गुड़िया रोते हुए घर पहुंची। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीनकर भाग गया है। चिंकी ने प्यार से कहा, गुड़िया बेटी, कई बार कहा है उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो, क्यों उसके पास जाती हो? तभी चिंकी की नजर नूडल्स के पैकेट रखने वाली जगह पर पड़ती है। पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? कबूतर चाचा, वो तो मैंने चिंकी चिड़िया की बेटी गुड़िया को दे दिया है, वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था, मैंने इसलिए तो वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। अब जल्दी से जाओ, ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिंकी को दे आओ, कहीं चिंकी वो एक्सपायर्ड नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर चाचा अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी से चिंकी के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटी, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स, चिंकी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी। तभी कबूतर चाचा वहां पहुंचते हैं। चिंकी बहन, माफ करना, जो नूडल्स का पैकेट अभी गुड़िया लेकर आई है वो मुझे दे दो और तुम ये नया पैकेट रख लो। ऐसे कहते हुए कबूतर चाचा चिंकी को नया नूडल्स का पैकेट दे देते हैं। चिंकी ने कहा, कबूतर भैया, वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू कौवा छीन कर ले गया, इसीलिए तो वो बेचारी रो रही है। कबूतर चाचा हैरान हुए, चिंकी, वो नूडल्स एक्सपायर्ड थी, मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे तुम्हारी भाभी ने बताया। अच्छा, तो मैं अभी जाकर लल्ली को बताती हूँ। चिंकी अपने घर जाती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया ने पूछा। गुड़िया बेटी, मैं अभी आती हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। गुड़िया भी पीछे हो लेती है। चिंकी चिड़िया लल्ली कौवी के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। लल्ली, दरवाजा खोलो। अंदर लल्ली जग्गू से कह रही थी, वो आ गई है चिंकी, तुम जल्दी से नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक ही बार में सारी नूडल्स उठाकर खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। लल्ली, दरवाजा खोलो, चिंकी बाहर से आवाज लगाती है।
लल्ली दरवाजा खोलती है। रुको रुको चिंकी, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? चिंकी ने फौरन कहा, लल्ली, वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। लल्ली का मुंह खुला रह गया। चिंकी, मगर जग्गू ने तो वो नूडल्स खा ली है। गुड़िया को ये सुनकर हंसी आ जाती है। अच्छा ही हुआ जो जग्गू वो नूडल्स मुझसे छीन कर ले आया। अंदर से जग्गू के रोने की आवाज आती है। मम्मा, मम्मा, जल्दी अंदर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मैं मर जाऊंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। लल्ली घर में जाती है। जग्गू बेटा, कहाँ है दर्द? मम्मा, यहाँ है। जग्गू चीखा। लल्ली, तुम जग्गू के पास ही बैठो, मैं अभी डॉक्टर बुलबुल को बुलाकर लाती हूँ। चिंकी डॉक्टर बुलबुल को लेने चली जाती है और गुड़िया लल्ली आंटी के घर में ही बैठ जाती है। जग्गू तो रोए जा रहा था। डॉक्टर बुलबुल आती है और कहती है, जग्गू जग्गू, वो नूडल्स तो एक्सपायर्ड थी, अब तुम्हारे बड़े वाला टीका लगेगा। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना, जग्गू चिल्लाया। बुलबुल ने कहा, जग्गू बेटा, अगर टीका नहीं लगवाओगे तो पेट दर्द कैसे कम होगा? फिर डॉक्टर बुलबुल जग्गू को बड़ा वाला इंजेक्शन लगाती है। हाय, मर गया। मम्मा, बहुत बड़ी गलती की मैंने गुड़िया से नूडल्स छीनकर। मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जग्गू रोता रहा। गुड़िया तो चुप थी। अपने घर जाते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मा, अब आया मजा जग्गू को, अब दोबारा कभी भी वो मुझसे चीज नहीं छीनेगा। चिंकी ने कहा, गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं करते, बच्चा है वो भी, गलती हो गई उससे। गुड़िया बोली, तो फिर गलती की सजा तो बनती है ना। फिर चिंकी अपनी बेटी को गर्मा गर्म नूडल्स बना कर देती है और गुड़िया खुशी खुशी अपनी नूडल्स खाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।